नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2016 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं और उसका गुण और धर्म जो होता है वो पहले पदार्थ से अलग होता है। अब विकल्प को देखिए, पहला दिया गया है कोयले को पीसकर पाउडर बनाना। देखिए, कोयले को अगर पीस करके पाउडर भी बना दिया जाता है तो भी उसके गुणधर्म कोयले से मिलते हैं, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कागज के टुकड़े को फाड़ना। अब देखिए, कागज के टुकड़े जब आप फाड़ देंगे तो उसके गुणधर्म कागज के ही रहेंगे, भले ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए। चौथा देखिए, मोम का पिघलना। मोम जब पिघल जाता है तो भी उसमें मोम की प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की कि कागज का जलना, जब कागज जल करके राख बन जाएगा तो उसका जो गुणधर्म है वो कागज से अलग हो गया है, इस वजह से यही एकमात्र रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रिकेट्स नामक रोग होता है तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न में आपसे रिकेट्स पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी की कमी से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है। चिमटा आप देखे होंगे कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर ये आलम्ब होता है, ठीक है, जहाँ पर दोनों आर्म जुड़े होते हैं। यहाँ पर हम लोग वस्तु उठाते हैं यानी कि भार यहाँ पर लगता है, ठीक है, और यहाँ पर आयास होता है यानी कि ई, जो हम लोग बल लगाते हैं वस्तु को उठाने के लिए वो लगाया जाता है। तो जब किसी उत्तोलक में जो आलम्ब होता है वो किनारे हो और जो बल लगाया जा रहा है यानी जो आयास लगाया जा रहा है वो भार और आलम्ब के बीच में हो तो वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाथों की कोहनी में संधि पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कब्जा संधि, जिसे अंग्रेजी में हिंज ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है कि इस प्रकार की संधि में हड्डियां एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि गति केवल एक ही दिशा में हो सकती है। आप अपने हाथों को केहूनी के सापेक्ष घुमा करके देखिए, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ आपके कोहनी की गति हो सकती है। आप अपने हाथ को कोहनी के दूसरे तरफ नहीं घुमा सकते, यानी एक ही तरफ केवल गति हो रही है, इसलिए यहाँ पर हिंज ज्वाइंट उत्तर हो जाएगा। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया था, अम्ल एवं क्षार में कोई 2 अंतर लिखिए। तो अम्ल के बारे में आप लिख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। वहीं क्षार में आप लिख सकते हैं कि क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, साइकिल चलाने में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो साइकिल चलाते समय साइकिल के पहिए और सड़क के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही साइकिल सड़क पर फिसलती नहीं है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो साइकिल सड़क पर फिसल जाती और आगे नहीं चल पाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे छोटी पक्षी का नाम बताइए। तो सबसे छोटी पक्षी का नाम हमिंग बर्ड होता है। उत्तर हो जाएगा हमिंग बर्ड। 9वां प्रश्न पूछा गया था, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें पदार्थ की बाह्य अवस्था, रंग और रूप में अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन से पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और जिस कारण के वजह से ये परिवर्तन होता है उस कारण को हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसके उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं मोम का पिघलना। देखिए, अगर गर्मी से मोम पिघल जा रहा है तो अगर गर्मी कारक है वहाँ से गर्मी अगर हटा लिया जाए और ठंड आ जाए तो फिर वो मोम अपने आप जम जाएगा और अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से बर्फ़ का जमना या पिघलना, देखिए बर्फ़ रखा हुआ है, अगर उसको उष्मा मिल रही है तो वो पिघल जाएगा। फिर उसको अगर आप ठंडा कर देंगे यानी कारक आपने हटा लिया, गर्मी जो था वो हटा लिया, तो फिर बर्फ़ जो पिघला हुआ बर्फ था यानी पानी था वो बर्फ में जम जाएगा, यानी कि कारक हटाने से वो अपने पूर्व अवस्था में आ जा रहा है। तो इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। सिर्फ रोगों के नाम पूछा जा रहा है। तो पहला आप लिख सकते हैं संक्रामक रोग खसरा और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं चेचक। 11वां प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य के मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। स्क्रीन पर आप मेरुदंड का इमेज देख पा रहे होंगे जो कि कुल 33 हड्डियों से मिलकर के बना होता है।
ये कुल 5 भागों में बटे होते हैं। पहला भाग जिसे ग्रीवा कहा जाता है, इसमें कुल 7 हड्डियां होती हैं। दूसरा भाग जिसे वक्ष कहा जाता है, इसमें 12 हड्डियां होती हैं। और तीसरा भाग जिसे उदर भाग कहा जाता है, इसमें कुल 5 हड्डियां होती हैं। इसके बाद जो चौथा भाग होता है वह श्रोणि कहलाता है, और अंतिम भाग जो होता है वो सेक्रेमी कशेरुक कहलाता है। ठीक है, तो आप इमेज में पूरा देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, सूर्य ग्रहण का चित्र बनाइए। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? स्क्रीन पर आप सूर्य ग्रहण का चित्र देख पा रहे हैं, जहां एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ पृथ्वी होता है और उन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं तो चंद्रमा बीच में होने की वजह से जो चंद्रमा का छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगता है और सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है और ये अमावस्या के दिन लगता है। प्रश्न का दूसरा पार्ट था कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, तो ये अमावस्या के दिन लगता है। 13वां प्रश्न पूछा गया था, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी एक समीकरण द्वारा समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि Mg+O2 = 2MgO आप समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की, मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? इसका एक कारण एवं उसका उपाय बताइए। तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसका किसी भी कारण के वजह से उसका कटाव मृदा का अपरदन कहलाता है। जैसे कि बारिश की वजह से या फिर हवा की वजह से, तेज वायु की वजह से अगर मृदा की जो ऊपरी परत है वो अगर उड़ करके दूसरे जगह जा रही है या फिर बह करके दूसरे जगह जा रही है तो इसे मृदा के अपरदन के नाम से जानते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो अत्यधिक वर्षा इसका प्रमुख कारण होता है और इसके उपाय के लिए आप वृक्षों का रोपण कर सकते हैं, क्योंकि पौधे के जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती है और तेज बारिश में भी मिट्टी कट करके दूसरे जगह नहीं जाती है। तो ये इसका कारण और उपाय आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप लिख सकते हैं कि प्रदूषण हवा, जल और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन होता है जिससे कि मानव जाति पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया था कि वायु प्रदूषण के कारण बताइए। वायु प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वह वायु में मिल करके वायु को प्रदूषित करते हैं। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं सिगरेट, तंबाकू, निकोटीन जैसे पदार्थ के जलने से भी जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से जो पूरा वातावरण है वो प्रदूषित होता है। इसके अलावा मोटर गाड़ी, हवाई जहाज जैसे गतिशील स्रोत और जो लकड़ी, कोयले वगैरह जलाए जाते हैं खेतों में, इस प्रकार से भी वायु प्रदूषित होती है। 16वां प्रश्न पूछा गया था, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? किन्हीं 2 पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, लिखिए। तो भोजन में कुल 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा विटामिन्स, 5वां खनिज और छठा जल। अब यहाँ पर 2 पोषक तत्वों के उपयोग के बारे में पूछा गया था। तो पहला आप प्रोटीन के बारे में लिख सकते हैं कि प्रोटीन शरीर के निर्माण, वृद्धि, तंतुओं की क्षतिपूर्ति, हार्मोन का निर्माण आदि के लिए आवश्यक होता है। और इसी प्रकार से विटामिन के बारे में आप लिख सकते हैं कि शरीर के निर्माण एवं संचालन में विटामिन आवश्यक नहीं है, परंतु शरीर के आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में ये आवश्यक होता है। खाद्य पदार्थों में पर्याप्त विटामिन सम्मिलित करने से शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की, सरल मशीन किसे कहते हैं? प्रथम प्रकार के उत्तोलक को सचित्र उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सरल मशीन की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसी युक्ति जो किसी कार्य को करने में लगने वाले बल में कमी ला दे उसे सरल मशीन कहते हैं। दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया था कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक को सचित्र उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। स्क्रीन पर आप प्रथम प्रकार का उत्तोलक देख पा रहे हैं। इसमें आलंब बीच में होता है और एक साइड में भार और दूसरे साइड में आयास, यानी कि उस पर बल लगाया जाता है। इसका उदाहरण कैंची हो सकता है। देखिए कैंची के जो दोनों आर्म होते हैं वो बीच में एक पेंच से जुड़े होते हैं, यानी वहाँ पर आलंब हो गया। दूसरी तरफ जहाँ से काटा जाता है वहाँ पर भार लग रहा है, यानी वस्तु पर कार्य किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप उंगलियों से दबाते हैं, यानी कि वहाँ पर आप बल लगा रहे हैं, यानी आयास लगा रहे हैं।
तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है और चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें आलंब, भार और आयास के बीच में होगा। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे ही वीडियो लाने के संदर्भ में। और विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, गेंद गड्ढा संधि एवं कब्जा संधि का सचित्र नामांकन कीजिए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। गेंद गड्ढा संधि को अंग्रेजी में बॉल सॉकेट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं और कब्जा संधि को हिंज ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। पहला इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का है। ये आपके जो हाथ आपके कंधे से जहाँ पर जुड़े होते हैं वहाँ पर बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है। यहाँ पर जो गति होती है यानी जो मूवमेंट होता है वो सभी दिशाओं में हो सकता है। आप अपने बाँह को कंधे के सापेक्ष घुमा करके देखिए, सभी दिशाओं में आगे पीछे ऊपर नीचे ये हो सकता है। तो ये बॉल सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण हो गया। दूसरा आपसे कब्जा संधि पूछा गया था जिसे अंग्रेजी में हिंज ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। आप स्क्रीन पर हिंज ज्वाइंट का इमेज देख पा रहे हैं। ये ज्वाइंट आपके कोहनी में पाया जाता है। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है यानी जो गति हो रहा है वो केवल एक ही दिशा में होता है। आप अपनी कोहनी के सापेक्ष अपने हाथ को घुमा करके देखिए, कोहनी से सिर्फ अंदर की तरफ ही आपके हाथ मूव कर सकते हैं। आप उसके बाहर मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको दूसरी दिशा में नहीं घुमा पाएंगे। यानी हिंज ज्वाइंट में सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट होता है। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।